मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट आरबीएसई 12th क्लास के लिए। तो जैसा कि आपने 11th क्लास में जो फिज़िक्स पढ़ी है उससे ये वाली फ़िज़िक्स बिल्कुल अलग है। इस फिज़िक्स में हम ज़्यादातर विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा ये फिज़िक्स अपने को बताती है। तो पहला जो इसका चैप्टर है वो देखिए, इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या बुक में इसको नाम दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र। ये मैंने स्थिर वैद्युतिकी वैसे लिख रखा है, लेकिन बुक के हिसाब से इसका नाम है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले ये जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है ये चैप्टर का नाम है। तो अपने को पहले जानना पड़ेगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपने क्या करते हैं, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। यानी फिजिक्स की एक ब्रांच है, ये अलग से नई ब्रांच आ गई है ये फिजिक्स की। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था भी मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, और उसके बाद जैसे लिक्विड वाला चैप्टर था उसमें आ गया था, तो वो भी फिजिक्स की एक ब्रांच अलग से, थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचें हैं फिजिक्स की। तो जो ये वाली ब्रांच है फिजिक्स की स्थिर वैद्युतिकी, इसमें अपने देखो क्या करते हैं, स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, इसे अपने स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, ये पहले नंबर पे आ रहा है स्थिर आवेश और दूसरे नंबर पर आ रहा है विद्युत क्षेत्र। तो पहले अपने इन दो शब्दों का ही अर्थ पढ़ेंगे भी, ये दो शब्द अपने को क्या बताते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए निम्न दो भौतिक राशियों का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। ये आपने एक बार ओनली नाम लिखने हैं इनके, विस्तार से अध्ययन अभी अपने इसका आगे करेंगे। यानी जो दूसरा चैप्टर होगा उसमें तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी आपने पिछली बार, तो वो तीव्रता भी सदिश राशि थी, तो ये भी सदिश राशि होती है। और दूसरा विद्युत विभव, वो अदिश राशि होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, आपको लिए इनको एक बार लिखना है। तो अपने जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। ठीक है, विद्युत आवेश से स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण क्या लगता है, आकर्षण बल। तो ये बल आपको पता है भी, इस बल को अपने क्या कह देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह देते हैं। और पिछली बार पढ़ा हुआ आपने छठे चैप्टर में कि ये बल हमेशा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण लगता है, और ये होता कैसा है, एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, आकर्षण बल होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच लगेगा। लेकिन प्रयोगों में यह देखा गया कि इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज़्यादा एक प्रतिकर्षण बल काम करता है। भैया अब देखो, लगना तो क्या चाहिए था, उनके बीच आकर्षण बल लगना चाहिए था, लेकिन लगता कौन सा है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब प्रतिकर्षण बल लगने का कारण मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई और चीज़ है जिसके कारण ही क्या कर रहा है, ये बल अपने को लग रहा है वहाँ पे। इस बल को जो नाम दिया गया उसे अपने कह देते हैं विद्युत बल कहा गया इस बल को। और इलेक्ट्रॉन का वह गुण, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, इस विद्युत बल को दर्शाता है, उसे अपने क्या कह देते हैं, आवेश। तो आवेश वास्तव में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन का गुण है एक। ठीक है ना, कोई अपने ऐसे नहीं भी अलग से आवेश को निकाल के देख सकते हैं भी अपने इस चीज़ को आवेश कहेंगे, कोई अलग सी वस्तु नहीं है ये आवेश। ये आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर ही पाया जाने वाला क्या है, एक गुण है। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज़ और पता लगी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन इस विद्युत बल का जो कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गुण। और इस गुण को अपने क्या बोल देते हैं, आवेश। यानी इस आवेश के कारण ये प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वास्तव में वहाँ पे उपस्थित आकर्षण होना चाहिए था, लेकिन प्रतिकर्षण बल वहाँ पे काम में आता है। तो ये वाला जो प्रतिकर्षण बल है, ऐसे नहीं भी ओनली इलेक्ट्रॉन के बीच, जितने भी आवेशित कण हैं जिस पर आवेश होता है उन सब पर ये प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल काम करता है। ये बल दोनों तरह का होगा, प्रतिकर्षण भी होगा और आकर्षण भी। यहाँ प्रतिकर्षण क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अपने दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है, इसे मात्रक को क्या बोल देते हैं, अपने कूलाम बोल देते हैं। एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो क्या है,
कूलाम है, और सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो स्टेट कूलाम या इसे कह देते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, यानी कि दोनों एसआई पद्धति में तो कूलाम हो गया और सीजीएस में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन इसे कहते हैं। और एक कूलाम जो होता है वो 3×10⁹ स्टेट कूलाम या ईएसयू, ईएसयू का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि सीजीएस यूनिट का है ये जो स्टेट कूलाम है ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। अब नेक्स्ट देखो कि आवेश का एक और अन्य मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। जैसे घरेलू मात्रक अपने काम में लेते हैं, यूनिट जो काम में लेते हैं वो आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि किलो वाट आवर बोलते हैं उसे, तो वैसे ये भी एक मात्रक है जिसे अपने फैराडे बोल देते हैं, और इसका मान 96,500 कूलाम होता है। अब नेक्स्ट देखिए, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, लेकिन ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि आवेश क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या क्या होता है, नेगेटिव होता है। आवेश के दो प्रकार हैं। तो अब आवेश को देखो अपने थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए बुक की हेल्प लेते हैं। नोट्स में तो मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख रखा है। यहाँ देखिए, ये आपकी जो 12th क्लास की है बुक है, इसमें आवेश के बारे में, इसमें काफ़ी हिस्ट्री दे रखी है आवेश की, वो आप पढ़ सकते हो इसमें, लेकिन मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के मिलिटस के निवासी थेलस एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने देखा कि जब एम्बर क्या होता है, एक प्लास्टिक टाइप का होता है, यानी आप बोल सकते हो एक तो जैसे रबड़ होती है वो सॉफ्ट होती है, तो अगर अपने थोड़ी हार्ड रबड़ ले लें तो उसको अपने एम्बर बोल देते हैं। एम्बर को जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या भूसे के टुकड़े आदि पदार्थों को क्या कर लेता है, ये आकर्षित कर लेता है। यानी एम्बर को अगर अपने किसी क्या करें, ऊन से क्या करें, उसको रगड़ें, तो ये उसके बाद क्या कर लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। और एम्बर का जो ग्रीक नाम है और इलेक्ट्रॉन, और इसी के आधार पर शब्द है जो इलेक्ट्रॉन से आगे इलेक्ट्रिसिटी बना है, यानी जिसको विद्युत बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन से ही बना है। ठीक है, तो आपने घरों में भी देखा होगा कि अगर अपने बहुत बार आपने किया होगा कि अगर अपने कंघे को सिर से रगड़ें और कंघे को रगड़ के और नीचे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दें, तो वो कंघा उनको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षित करने का कारण क्या होता है कि वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश क्या होता है, आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण वहाँ पे काम करता है, और आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब विद्युत बल वहाँ पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आवेश के प्रकार दिए हुए हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश, और दूसरा नेगेटिव, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। अब देखो, आवेश के लिए आगे इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है, और ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो आवेश में आवेश बनता कैसे है, आवेश उत्पन्न कैसे होता है, जो अपने विद्युत आवेश बोल देते हैं। तो देखिए, इसमें उदाहरण में क्या है कि यदि अपने क्या करें, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, एक कांच की छड़ ले लें, मतलब कांच की टुकड़ा ले लें, रेशम के कपड़े से रगड़कर और एक धागे पर लटका दें, और तथा कांच की एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर पहली छड़ के पास लाएं। मतलब दो कांच की छड़ें लेनी है आपको, और दोनों को क्या करना है, रेशम के कपड़े से रगड़ना है, और दोनों को क्या करना है, अपने पास में लेके आते हैं। तो ये देखो डायग्राम में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि दो कांच की छड़ें हैं, और दोनों को क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोनों को पास लेके आए, तो इनके बीच प्रतिकर्षण काम करता है, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करती हैं। और अगर अपने क्या करें, दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है कि जैसे इसी प्रकार यदि एबोनाइट की छड़ को, अब एबोनाइट भी हार्ड प्लास्टिक ही होता है एक टाइप का, जो काले रंग का प्लास्टिक आपने देख रखा होगा, हार्ड होता है जो, वो एबोनाइट होता है। उस एबोनाइट की छड़ को अगर अपने बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ अपने दो छड़े लेंगे, जैसे ऊपर कांच की छड़ें ली थी, और दोनों में क्या करेंगे, अपने दोनों को बिल्ली की छाल से रगड़ेंगे, तो फिर दोनों को लटका के एक दूसरे के पास लाएंगे, तो एबोनाइट की छड़ें भी क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पे भी दोनों के बीच क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक है, अब देखो अपने क्या करते हैं तीसरी स्थिति में।
एक कांच की छड़ लेते हैं और दूसरी अपने लेते हैं एबोनाइट की छड़। तो अपने देखते हैं कि दोनों छड़ें अब एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो अब कारण क्या है, यहाँ से पता लगा कि जो आवेश के कारण बल उत्पन्न होता है वो दोनों प्रकृति का होता है, आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ से पता लगी कि आवेश भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, या तो आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अब इसी के आधार पर देखो क्या हुआ कि विद्युत आवेश के लिए विद्युत आवेश को जो दो नाम दिए गए यहाँ पे, एक था पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, और ये दिए किसने थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। ठीक है, कि आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है, दो, पहला होता है वो धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक। अब इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने क्या किया कि इसके आगे देखो लिखा हुआ है कि फ्रैंकलिन ने कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश को धनात्मक मान लिया था। कि जो कांच के कपड़े, कांच को अगर अपने क्या करें, रेशम के कपड़े से रगड़ें, तो कांच पर जो उत्पन्न आवेश है उसको उसने स्वेच्छा से माना हुआ है। यानी कि जो आवेश है ऐसा नहीं भी कोई उसको अलग मापने का तरीका है, भी नेगेटिव को अपने इस प्रकार माप सकते हैं, पॉजिटिव को भी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, तो वो एक मानी हुई कल्पना है। ऐसे नहीं भी उसको माप सकते हैं, किसी कोई यंत्र अपने को दिखा देगा भी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो ये एक मानी हुई चीज़ है, और इसको मानना किसने था, फ्रैंकलिन ने माना था। फ्रैंकलिन ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और यहाँ से उसने एक रिजल्ट निकाला, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है ये। देखिए कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छा रिजल्ट था ये, कि जो समान आवेश होते हैं, समान प्रकृति मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो आवेश तो क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप पास में लेके आओगे तो वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से आकर्षित होंगे। ठीक है, अब देखो आवेश उत्पन्न जो होता है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो अपने दोबारा बुक पर ही चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, यानी कि किसी वस्तु को अपने आवेशित कैसे कर सकते हैं, मतलब आवेश उत्पन्न करना हो तो आवेश उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें कि सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, आपको पता है परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, और परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, वैसे तो सामान्य स्थिति में तो उदासीन ही होता है। तो पदार्थ भी क्या होता है, निरावेशित, क्योंकि पदार्थ में परमाणु उपस्थित होंगे और परमाणु उदासीन है तो निरावेशित। अब देखो यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दें, आपको पता है कि सामान्य जो तत्व होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। जो परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर उसके प्रोटॉन, और सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर। तो अगर अपने क्या करें, किसी वस्तु को अलग से इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अब ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो प्रोटॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। देखो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उससे। तो अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव होता है, तो अब उस वस्तु पर भी कैसा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। अब नेक्स्ट इससे आगे कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी, मतलब अब उसमें से क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो मतलब उस पर अब ज़्यादा क्या हो गए, प्रोटॉन, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम रहेगी और प्रोटॉन ज़्यादा, और उनका ज़्यादा प्रभाव हो गया। तो अतः आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल दें या उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, फिर क्या होगा, वो पदार्थ आवेशित होगा, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भी हो तो इसमें क्या सकता है, प्रोटॉन का भी आदान प्रदान हो सकता है, भी इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर निकले, प्रोटॉन भी बाहर निकल सकते हैं, प्रोटॉन की कमी कर दो, किसी पदार्थ को प्रोटॉन ज़्यादा दे दें अपने तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, प्रोटॉन बाहर निकाल दे तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा। परंतु देखो क्या होता है कि आवेशन की प्रक्रिया में प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। कारण क्या है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और धनावेश जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं रह सकता,
आपको एक छोटा सा यहाँ पे रीजन बता देता हूँ, बाकी डिटेल में अपने इसको 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन होते हैं उस पर क्या लगता है, एक अलग बल काम करता है और उस बल को नाभिकीय बल बोल देते हैं और ये आकर्षण का बल होता है। तो आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो नाभिक का जो नाभिकीय बल होता है वो बल बहुत ही ज़्यादा होता है इस विद्युत बल की तुलना में। तो इस कारण अपने प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालना इम्पॉसिबल होता है। तो ये देखो डायग्राम के द्वारा मैंने समझा रखा है इसको कि निरावेशित जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m है। अब इस टाइम इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब जब अपने क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो गया। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन मतलब अब ये वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी, नेगेटिव आवेश इस पर ज़्यादा आ गया। तो नेगेटिव आवेश ज़्यादा आ गया तो आपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो देने से क्या होगा, इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा, मतलब m प्लस डेल्टा m हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो क्या होगा कि अगर मैं बात करूं धनावेशित वस्तु की, तो धनावेशित वस्तु में से आपको पता है भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन या प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मतलब इसमें अब प्रोटॉन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने से इस वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो ये देखो नोट लगा के नीचे लिखा हुआ है कि यदि वस्तु पॉजिटिवली चार्ज्ड है यानी कि धनावेश है उस पर, तो उसका द्रव्यमान घटेगा क्योंकि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और यदि वस्तु क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, उसको वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बाहर से। तो अभी आपने समझा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु है उसको आवेशित कैसे करते हैं। तो आवेशन की प्रक्रिया में हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का आदान प्रदान इसमें नहीं होता है। अब ऊपर एक चीज़ और रह गई थी, वो रह गया था कि जो आवेश होता है इसकी विमा क्या होती है। आवेश का मात्रक आपने पढ़ा है कि कूलाम होता है, ठीक है। तो विमा देखो, आपने विद्युत धारा पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 10वीं क्लास में आया है कि विद्युत धारा आई क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर होती है, यानी आई इज इक्वल टू, अगर अपने यहाँ पे लिखें तो वो होता है क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी लिखते हैं अपने, क्यू यहाँ पे आवेश होता है। तो क्यू यहाँ से अगर अपने निकालें तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये आई और टी क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनका हो जाएगा। तो आई इंटू टी क्यू बराबर आ जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई की जब अगर अपने विमा लिखें तो आई यहाँ पे नई क्वांटिटी है। आपने 11वीं क्लास में इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन पहले चैप्टर में आपने इसका निशान जरूर पढ़ा था भी। जब अपने इसकी विमा लिखेंगे तो आई की जगह क्या लिखते हैं अपने, A1 लगाते हैं। ये नई चीज़ है, यहाँ 12th क्लास में नई चीज़ है ये, और आगे हमेशा चलेगी ये। तो आपको ध्यान रखना कि विद्युत धारा की जो विमा होती है वो A1 होती है, और साथ में इनटू में टी है, टाइम की क्या होती है, T1। तो A1 T1 यहाँ पे आवेश की क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी वस्तु को अपने आवेशित किस प्रकार से करते हैं। तो पहले तो वो सारी चीज़ जो आपको मैंने बुक से करवाई थी वही इसमें मैंने बता रखा है, लेकिन शॉर्टकट में लिख रखा है, आप यहाँ से लिख सकते हो कि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर धनात्मक और दूसरे नंबर पर ऋणात्मक आवेश। और आवेशों के लिए यह नाम किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब तीसरा पॉइंट क्या आ गया, इन्होंने ही प्रयोगों के आधार पर बताया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब प्रयोग क्या किया था, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि बेंजामिन ने दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा और पाया कि दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित, अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब कांच और एबोनाइट वाली छड़ की थी तो वहाँ पे दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो पहला मेथड यही है, वैसे इसका टाइप बन गया, पहला मेथड है जो, वो पहला मेथड आता है घर्षण विधि, यानी आपने किसी वस्तु को घर्षण विधि से भी क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, उसको आवेश प्रदान कर सकते हैं। तो अब देखो घर्षण विधि क्या है
कि अगर अपने दो वस्तुओं के रगड़ने से उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। क्योंकि दो वस्तुओं को जब अपने रगड़ते हैं तो ऊर्जा मिलती है। जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या मिलती है, ऊर्जा, क्योंकि अपने उस पर कार्य कर रहे होते हैं। तो वो ऊर्जा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है किसी वस्तु के। अगर जिसमें तो टाइट बंधे होंगे इलेक्ट्रॉन, वो तो बाहर आएंगे नहीं, दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो अब उनके मध्य क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, यानी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर देती हैं वो। तो इससे क्या हो जाता है, एक वस्तु पर तो धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। अब जो इलेक्ट्रॉन दे देगी उस पर तो क्या आ जाएगा, धनावेश, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेश, और जो ग्रहण करेगी वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और इस प्रकार रगड़ने से उत्पन्न विद्युत करंट को अपने क्या बोल देते हैं, घर्षण विद्युत बोल देते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाहित हो गए अब। और आपने पढ़ा था आवेशों के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं। तो वहाँ पे करंट उत्पन्न होता है। तो आपने कई बार देखा होगा वस्तुओं को अगर अपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ें तो क्या होता है, उनके बीच अपने को चिंगारी निकलती दिखती है। तो वो क्या होती है, घर्षण विद्युत होती है, घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत। अब उदाहरण नीचे दे रखा है जो बेंजामिन ने प्रयोग किया था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कपड़ा तो क्या हो जाता है, ऋणावेशित, मतलब कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित, मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब होता अभी कांच का कपड़ा ही कपड़ा ही, रेशम का जो कपड़ा होता है वही ऋणावेशित क्यों होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो घर्षण विधि बिल्कुल सेम जो बेंजामिन ने प्रयोग किया था वो घर्षण विधि है एक टाइप की। इसमें आपको कांच की छड़ वाला या एबोनाइट वाला उदाहरण भी ले सकते हो आप। अब नेक्स्ट जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि पढ़ने से पहले एक चीज़ आप और याद रख लो, इसको लिख लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ प्रेरण विधि में क्या होता है। कि प्रेरण विधि में सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर अगर मैं आवेश की बात करूँ तो पृथ्वी पर कौन सा आवेश होता है। वैसे इसके बारे में कोई स्पष्ट अभी तक थ्योरी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक निरावेशित है, मतलब पृथ्वी पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरी चीज़ पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी आवेश का अनंत भंडार है, मतलब पृथ्वी से आप आवेश ले भी सकते हो, पृथ्वी को आवेश दे भी सकते हो। अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी से कनेक्ट कर दोगे तो अगर तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो पृथ्वी में चले जाएंगे, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो पृथ्वी से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, पृथ्वी जो है वो आवेश का अनंत भंडार है, मतलब आवेश आप उससे जितना मर्जी ले सकते हो, उसको जितना मर्जी दे सकते हो, ठीक है। और अपने पृथ्वी को क्या मानते हैं, निरावेशित मानते हैं। अभी पृथ्वी पर वास्तव में जो पॉजिटिव नेगेटिव लगभग बराबर हैं, मानते हैं ऐसा। तो अब देखो प्रेरण विधि में क्या होता है कि जब कोई ऋणावेशित छड़ किसी निरावेशित चालक के पास लाते हैं। अब देखो चालक कि कोई चालक क्या होता है, चालक जिसमें चालक और कुचालक दो तरह के पदार्थ होते हैं। चालक तो वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और कुचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, ठीक है। चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको एक बार मैं बुक से दिखा देता हूँ, बुक में थोड़ा। तो यहाँ देखिए कि जिन पदार्थों में विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का मुक्त प्रवाह हो सकता है, मतलब कि मुक्त रूप से वो उसमें विचरण कर सकते हैं, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। इस उदाहरण है इसका तांबा, या सभी धातुएं लगभग चालक पदार्थ होती हैं। और जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता, मतलब करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, उसको अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक। या इस चैप्टर में या इस किताब में आपको जो अब फिजिक्स में आप पढ़ोगे, इनको परावैद्युत पदार्थ भी बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ। इसके उदाहरण दे रखे हैं कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, ठीक है। तो अब अपने दोबारा नोट्स पर चलते हैं। तो चालक और कुचालक आपको सामान्य जान। अब देखिए दोबारा कि प्रेरण विधि में देखो क्या होता है कि जब अपने कोई ऋणावेशित छड़ की एक छड़ ले ली, कांच की कोई भी या छड़ ले लो, कोई भी ऋणावेशित है, उस पर नेगेटिव आवेश हो, किसी निरावेशित चालक के पास लाते हैं। कोई चालक ले लिया जिस पे कोई आवेश नहीं है, तो इस चालक का जो धनावेश है, अब इस चालक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। तो इसके जो नेगेटिव चार्ज है इसका,
वो तो क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव जो बाहर वाली छड़ है इससे प्रतिकर्षित होगा, और पॉजिटिव इसका क्या होगा, इससे आकर्षित होगा। तो पॉजिटिव एक साइड इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव एक साइड जो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पहले अपने क्या किया कि निरावेशित चालक लिया, उसके पास अपने नेगेटिव चार्ज वाली एक छड़ लेके आए। तो छड़ से क्या हुआ, इस चालक का जो पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड चला गया। अब अपने क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला साइड है इसको अपने क्या कर देते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर धरती से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अब पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, और इधर इसमें क्या बचता है, ओनली पॉजिटिव। अब दोबारा इसको क्या करते हैं, अपने इससे दूर ले जाते हैं। तो ये वाला जो चालक है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। मतलब इसमें से अपने एक तरीके से ऋणावेश बाहर निकाल दिया। निरावेशित लिया, उसके पास नेगेटिव लेके आए, नेगेटिव ने क्या किया, पॉजिटिव को एक साइड आकर्षित कर लिया, इकट्ठा कर दिया, और नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या किया, प्रतिकर्षित, मतलब ये इससे क्या हो गया, दूर चला गया। तो अब इस नेगेटिव वाली साइड को अपने क्या कर दिया, चालक की पृथ्वी से जोड़ दिया। तो अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये वाले अलग हुए, ये क्या चले होंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, पृथ्वी से हटा देंगे, जोड़ेंगे किससे, किसी तार से जोड़ देंगे, तार में से ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर चले जाएंगे। तो अब देखो जो ये आपका चालक बचा है इसमें ओनली धनावेश बचा है। तो इसको अपने क्या कह देते हैं, प्रेरण विधि बोल देते हैं, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन बोल देते हैं। तो देखो जब कोई ऋणावेशित छड़ किसी निरावेशित चालक के पास लाते हैं तो चालक का धनावेश छड़ की ओर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ इकट्ठा हो गया, और इसका ऋणावेश छड़ से क्या होता है, दूर चला जाता है, क्योंकि उस पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है इस नेगेटिव के कारण। अब यदि चालक को पृथ्वी से जोड़े तो चालक का ऋणावेश पृथ्वी में चला जाता है और ये चालक क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो इस विधि को क्या बोल देते हैं अपने, जो प्रेरण विधि। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान सी विधि है कि अगर अपने क्या करें कि दो कोई वस्तुएं ले लें, कोई दो चालक ले लिए, एक तो निरावेशित है और एक पे धनावेश है। इस पे ऋणावेश भी ले सकते हो, धनावेश मान रखा है, जो मर्जी आवेश लो आप। तो एक तो निरावेशित मतलब कोई आवेश नहीं है, दूसरा धनावेशित। अब इनको क्या कर दिया, संपर्क में ला दिया, इन दोनों को टच करा दिया, या दोनों को एक तार से जोड़ दिया, यहाँ पर चालक तार से। तो जब क्या होगा, चालक तार से जोड़ेंगे तो ये वाला जो आवेश है अब इधर आना भी स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों में पॉजिटिव क्या हो गया, अब समान रूप से वितरित हो गया। अब तार हटा देंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो अब दोनों पर ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी निरावेशित चालक से संपर्क करवाते हैं, मतलब दोनों को संपर्क में लाते हैं अपने, तो चालक पर उपस्थित आवेश आकर्षण के कारण क्या होता है, दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाता है। यही क्या होता है, चालन द्वारा आवेश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश आता है, मतलब दोनों पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऊपर देखो आप कि प्रेरण विधि थी, इसमें नेगेटिव छड़ आप लेके आए थे, क्या लेके आए थे, नेगेटिव, और आपका जो चालक है वो क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि इसमें दोनों चालकों पर क्या आता है, विपरीत आवेश आता है। ठीक है, तो अब दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इसमें तो क्या हुआ, अपने दोनों जो चालक हैं उनको टच नहीं करवाया, मतलब कांच के जो आपने छड़ ली हुई है उसको इससे टच नहीं करवाया, लेकिन इसमें दोनों को क्या करवाते हैं, टच करवा देते हैं, संपर्क में लाना पड़ता है। लेकिन जो प्रेरण विधि है, प्रेरण में दोनों को दूरी रखते हैं, थोड़ी सी दूरी पर ही क्या करता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये क्या होगी, अपने चालन की विधियाँ होंगी, जो इसमें अपने था आवेशन की विधियाँ। तो एक बार अपने दोबारा देख लेते हैं चैप्टर को। चैप्टर अपना स्थिर वैद्युतिकी था, मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। आप इससे क्या करो, अपनी कॉपी पर अब लिखना स्टार्ट कर दो इस चैप्टर को। ठीक है, और जो भी चीज़ ना समझ आए मैं ये वीडियो यूट्यूब पर भी डालूँगा, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ आया, वो चीज़ मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। तो एक बार आपको सारा मैं इसमें दिखा देता हूँ, धीरे धीरे आप वीडियो को फ्यूज करके इसको लिख सकते हो, और इसके नोट्स तैयार करने आप स्टार्ट कर दो बिल्कुल इसी तरीके से। बुक से आप इसको पढ़ो ओनली, बुक वाला मैंने इसमें डाल दिया, शॉर्ट करके डाल दिया।
ठीक है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। घर पे हो, लॉकडाउन है, इसका अच्छी तरीके से आप क्या करो, यूज करो। तो ये चालन विधि यहाँ तक अपने पढ़ा है। कल अपने पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का अपने नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। +2 राजस्थान बोर्ड का पहला चैप्टर है ये। और पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि जो विद्युत आवेश है वो आवेश क्या होता है और किसी भी वस्तु को अपने आवेशित किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी उसकी विधियाँ हैं। और एक बेंजामिन का प्रयोग भी पढ़ा था कि बेंजामिन ने बताया कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है आवेशों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहले नंबर पर जो आता है वो आता है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आवेश एक भौतिक राशि जरूर है, लेकिन ये कौन सी है? अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि Q बराबर आपने उस दिन पढ़ा था कि क्या होता है, Q = I इंटू में T होता है। और इसमें क्या है कि दोनों ही राशियाँ ये कैसी हैं? अदिश हैं। विद्युत धारा भी अदिश राशि होती है और T समय भी क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो इन दोनों के गुणा से अपने को आवेश मिलता है, तो आवेश भी क्या होगी? एक अदिश राशि। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है कि आवेशों के योग का नियम या एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, कि आवेशों को जोड़ कैसे सकते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि यदि किसी विलगित निकाय की अपने को कोई सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, कोई सिस्टम दे दिया इस प्रकार से, मान लो ये कोई सिस्टम है, बंद सिस्टम है। यदि किसी विलगित निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, बहुत सारे आवेश, एक आवेश ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, और सारे आवेश पड़े हुए हैं। ये मान लो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी कण हो सकते हैं ये, या कोई भी आवेशित कण हो सकते हैं। तो एक से अधिक आवेश उपस्थित है, तो निकाय का जो कुल आवेश होगा, मतलब इस सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा? उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब ये नीचे लिखा हुआ है कि सीधा जोड़, एल्जेब्रिक सम, जैसे आप मैथ में करते हो योग। तो इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। देखो कि अगर मान लो आपके पास कोई 4 आवेश हैं इस टाइप से, एक पर +5Q आवेश है, दूसरे पर -2Q है, तीसरे पर +4Q है और चौथे पर -3Q है। क्योंकि आपको पता है आवेश 2 टाइप की होते हैं, या तो प्लस या माइनस। तो अब आपको कह दें भी ये टोटल आवेश कितना है, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है? सारों को सीधा जोड़ देना है। तो प्लस वाले दोनों जुड़ के 5 और 4 9Q हो जाएंगे, और 9Q में से 3 और 2 5Q माइनस के हो जाएंगे, तो प्लस का 4Q यहाँ पे बचेगा। तो अपने क्या कर सकते हैं कि अगर एक से अधिक आवेश अपने को दिए हों और टोटल आवेश आपसे पूछ ले, तो सभी आवेशों का क्या कर देंगे? डायरेक्ट जो मैथ में जैसे जोड़ करते हैं वैसे इनका जोड़ कर देंगे। बीजगणितीय योग अपने इसको बोल देते हैं। तो ये क्या है? आवेशों के योग का नियम है कि आवेशों को अपने सीधे ही जोड़ सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसका, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा लो कि तीसरा पॉइंट अपने को क्या कहता है? आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो देखो ये क्या होता है? क्वांटीकरण अब आपके लिए एक नया शब्द है। तो पहले देखो क्वांटीकृत राशि, क्वांटीकरण को समझने के लिए अपने पढ़ते हैं क्वांटीकृत राशि, कि क्वांटीकृत राशि किसे कहेंगे? तो वह राशि जिसका मान एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होता है उसे क्या कह देते हैं? क्वांटीकृत राशि। अब देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपने, कि अगर मान लो आपके पास कि आप कह रहे हो भी आप 10 किलो चीनी लाए बाज़ार से, ठीक है, तो 10 किलो, देखो अगर आपने यहाँ पे मान रहे हो भी 10 किलो है जो, वो 1 × 10 किलो है, मतलब 1 किलो को आपने क्या कर दिया? 10 बार गुणा किया। तो 1 किलो को 10 से गुणा किया तो क्या बना आपके पास? 10 किलो। तो अब जो ये न्यूनतम राशि यानी 1 किलो है वो क्या है? यहाँ पे क्वांटीकृत राशि है, कि वह राशि जिसका मान एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होता है उसे क्वांटीकृत, मतलब 10 किलो एक क्वांटीकृत राशि से अपने को मिलता है और न्यूनतम मान यहाँ पे क्या है? 1 किलो है।
कि अगर मान लो अगर आप क्या करते हो कि न्यूनतम मान इसका 2 किलो मान लेते हो, 1 किलो की जगह क्या मानते हो आप भी, आपको भी मैं तो 1 किलो नहीं मानता न्यूनतम, मैं तो 2 किलो मानता हूँ। तो 2 किलो को अगर अपने क्या करें 5 से गुणा करें, फिर क्या बन जाएगा 10 किलो अपने को चीनी मिलेगी। तो कोई भी भौतिक राशि ले सकते हैं कि उस यानी उस न्यूनतम मान का कुछ गुणा करके अपने को वो वाली क्वांटिटी मिल जाए, वो वाली राशि मिल जाए, उसको क्वांटीकृत राशि बोलते हैं। तो वह राशि जिसका मान क्या होता है, एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणांक होता है, तो उसे अपने क्या बोल देते हैं क्वांटीकृत राशि। पूर्ण गुणांक होना चाहिए, मतलब बटे वाली रकम नहीं आनी चाहिए, ओनली डायरेक्ट। तो अब नीचे देखो कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश की न्यूनतम इकाई है वह यह अविभाज्य है। तो देखो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का कुछ ना कुछ गुणा होगा, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे जो क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका पूर्ण गुणांक होगा, तो विद्युत आवेश भी क्या होगी एक क्वांटीकृत राशि होगी, मतलब एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणांक होगा। अब अगर आप मान लो भी आप किसी वस्तु पे कह रहे हो भी इस पे क्या है कि 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है, तो ये जो आवेश होगा ये आवेश क्या होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश से अगर इस आवेश को आप भाग दोगे तो अपने को एक पूरी रकम मिलेगी, बटे वाली रकम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश को आवेश का एक क्वांटा कहते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि आवेश का न्यूनतम मान लिखो, तो आवेश का न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है ना, ये आवेश का न्यूनतम मान है, इससे छोटा मान आवेश का नहीं हो सकता, ये कम से कम मान है। और बाकी जो मान होंगे वो इस मान के कुछ ना कुछ गुणा होंगे, और वो गुणा भी किस टाइप से होंगे पूर्ण संख्या होगी, ये एक पॉइंटों वाली या बटे वाली संख्या वो नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश क्या हो जाएगा उसमें Q = Ne। यहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है, लेकिन n नॉट इक्वल टू, ये देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि n नॉट इक्वल टू 1.2 2/7 1.45 इस टाइप के मान नहीं हो सकते इसके। तो ऐसी राशि को क्या बोल देते हैं क्वांटीकृत राशि बोल देते हैं कि आवेश जो होगा हमेशा गुणांक के रूप में होगा, और गुणांक होगा किसका इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इससे गुणा होगा इनका। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद भी दिया हुआ है। तो अपवाद क्या होता है, अब ये आप वैसे तो इसके बारे में डिटेल स्टडी बड़ी क्लासों में आपके ओनली एक लाइन दी हुई है कि क्वार्क कण होते हैं, एक क्या होते हैं क्वार्क कण होते हैं, इन पर जो आवेश होता है वो ±2/3 और ±1/3 ई। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10 की पावर -19 जो आपने पढ़ा था वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। ठीक है, तो स्मॉल ई का मान अगर आप लिखना चाहो तो स्मॉल ई आप लिख सकते हो, E = 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो क्वार्क कणों पर ये आवेश होता है, परंतु देखो नीचे लिखा हुआ है क्वार्क कण इलेक्ट्रॉन की तरह फ्री नहीं रह सकते भी, क्वार्क कणों को आप अलग निकाल के नहीं देख सकते। बाकी आपको इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपके 12th क्लास में इतना नहीं है, आपको वैसे ओनली एक अपवाद के रूप में लाइन दी हुई है, होते क्या हैं क्या काम होता है इनका वो सारी आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो देखो अपने को यहाँ से एक फॉर्मूला मिल रहा है अब कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान निकालना हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, उस वस्तु कोई भी वस्तु है उस पर आवेश का मान n, यहाँ पे क्या है n इलेक्ट्रॉन, अगर उस वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश का मान n गुणा में E हो जाएगा। ये इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आता है कि अगर किसी वस्तु में आपको इलेक्ट्रॉन पता है भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, उससे आवेश का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन नीचे भी लिखी हुई है, इसमें ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है। देखो आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं होता।
कि अगर आप कहो भी द्रव्यमान ना हो, ओनली आवेश आप अलग से निकाल लो, तो आवेश जो होगा वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ होगा, द्रव्यमान से जुड़ा होता है। मतलब अगर तो किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो ही उस पर आवेश हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। परंतु इसका उल्टा संभव है कि इसका उल्टा कैसे संभव है कि फोटोन एक द्रव्यमानहीन कण है, वह आवेशहीन कण है। तो देखो क्या है, इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर आवेश हो, अगर क्या हो कि कोई कण द्रव्यमानहीन हो तो वो आवेशहीन भी हो सकता है। तो फोटोन क्या है यहाँ पे देखो, द्रव्यमानहीन और आवेशहीन एक क्या है, कण है। तो देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है, फोटोन में तो क्या होते हैं, द्रव्यमान भी नहीं होता और उसका आवेश भी नहीं होता, इसमें तो दोनों ही जीरो होते हैं। तो लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो, न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता ही है। तो मतलब द्रव्यमान के बिना तो आवेश नहीं हो सकता, परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान क्या है, उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट था ये इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से आपने पिछली क्लास में ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था। तो देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो देखो क्या बताता है ये सिद्धांत कि किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा नियत होती है। कि अगर कोई सिस्टम है उसमें जो आवेश है, सिस्टम का मतलब कोई भी वस्तु मान लो आप, कोई तत्व मान लो, उसमें जितना आवेश है उसकी मात्रा नियत होती है। अर्थात प्रकृति में न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखो क्या बताया हुआ है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था एक बार आपको बता देता हूँ कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी निकाय में कुल आवेश है जो उसकी मात्रा नियत होगी, प्रकृति में न तो आप नया आवेश उत्पन्न कर सकते हो और न ही उसको नष्ट कर सकते हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हो लेकिन नष्ट नहीं कर सकते आप। तो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आप इसको ऊर्जा संरक्षण संवेग संरक्षण के नियम से भी याद रख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही क्या है ये एक नियम है। अब देखो एक नियम और रह गया, वो नोट्स में मैं थोड़ा लिखना भूल गया, अब आपको मैं बुक से बता रहा हूँ, वो बुक नहीं है, मैंने अलग से नोट्स बना रखे, उसमें से बताता हूँ आपको। तो देखिए इसमें है कि विद्युत आवेशों की निश्चरता, ये आवेशों का 5वां गुणधर्म है। तो इसके अनुसार देखो क्या होता है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार किसी कण पर जो आवेश का मान होता है वो आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब चाहे तो आपका आवेश रुका हुआ है, चाहे आपका आवेश है या आवेशित कण है वो गति कर रहा है, उस पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे तो रुका हुए पर भी उतना ही आवेश होगा और गतिमान पर भी क्या होगा, उतना ही आवेश होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि विरामावस्था में जो आवेश होता है वो गतिमान अवस्था में आवेश के क्या होता है, बराबर, यानी Q विराम इज इक्वल टू Q गतिमान। अभी इसमें एक दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट से कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला जो पॉइंट है ये, इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी क्लासों में आएगी, लेकिन आपके ओनली एक लाइन दी हुई है। देखो आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सिद्धांत के अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार उस कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। कोई भी कण है अगर वो v वेग से गति कर रहा है तो आइंस्टीन ने बताया था कि उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, वेग के साथ परिवर्तित हो जाता है। और उसने एक फॉर्मूला दिया था, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल देते हैं आइंस्टीन की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन ने बताया था कि अगर किसी कण को आप v वेग से गतिमान करवा देते हो तो उस कण का द्रव्यमान वेग बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप वेग बढ़ाओगे कण का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसने आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश का मान क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, आवेश इस पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो आवेश पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़
परंतु यदि किसी कण का द्रव्यमान m हो तथा आवेश q हो तो q बटा m कण का क्या कहलाता है, विशिष्ट द्रव्यमान। ये एक नई भौतिक राशि बना दी कि q बटा m को क्या बोल देते हैं, किसी कण का विशिष्ट द्रव्यमान। यहाँ पे स्मॉल q है जो, वो तो कहलाता है, वो तो कण पर क्या होता है, आवेश, और m यहाँ पे क्या है, कण पर द्रव्यमान है। तो ये वेग पर निर्भर करता है। अब क्यों करता है वो देखो, क्योंकि देखो आवेश तो निर्भर नहीं करता लेकिन द्रव्यमान तो करता है। तो ये जो भौतिक राशि है विशिष्ट द्रव्यमान, इसका मान तो q बटा m है, मतलब इसके जो मान है उसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, q और m। तो इसमें m जब आ रहा है तो m v के साथ चेंज होगा, तो मतलब विशिष्ट द्रव्यमान भी क्या होगा, चेंज होगा। तो विशिष्ट द्रव्यमान तो चेंज होता है लेकिन कण पर आवेश का मान चेंज नहीं होता, चाहे आप जितने मर्जी वेग से गतिमान उसको करवा दो। ये जो था, ये क्या था, विद्युत आवेशों का जो गुणधर्म अपने कर रहे थे उसमें इसका लास्ट गुणधर्म था। तो इसके टोटल 5 गुणधर्म थे। अब अपने वापस चलते अपने नोट्स पर। नेक्स्ट देखो अपना आता है जो, वो टॉपिक है कूलाम का नियम, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके जैसा टॉपिक आपने पिछली बार गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, बिल्कुल उसी का भाई है ये, ऐसा मान सकते हो आप। तो देखो इस नियम में क्या होता है, जैसे न्यूटन ने बताया था कि कोई भी इस ब्रह्मांड के 2 कण हैं या 2 वस्तुएं हैं, उनका द्रव्यमान है तो वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और आकर्षण का बल होता है। तो अब कूलाम ने बिल्कुल उसके जैसा एक नियम दिया, और वो नियम क्या था देखो, कि इस नियम की सहायता से 2 स्थिर आवेशों या आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल की गणना की जाती है। यानी कि कोई अगर आवेशित वस्तुएं हैं 2, या कोई 2 आवेशित कण हैं, उनके बीच जो बल लगता है, इस बल को क्या बोला था, विद्युत बल बोला था, और ये बल आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। तो इस बल का जो मान निकालना था वो किसने ज्ञात किया, कूलाम ने ज्ञात किया, और उसने एक सूत्र दिया, इसकी सहायता से अपने बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 2 आवेश ले लिए, एक q1 आवेश है और एक q2 आवेश है, बीच की दूरी कितनी दी हुई है, स्मॉल r दूरी दी हुई है। तो देखो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के मुख्य 3 कथन है। तो इस नियम के अनुसार 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होगा, यहाँ विद्युत बल लिख सकते हो आप, वो क्या होता है, पहले नंबर पर दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कि जो बल होगा वो क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों का आप क्या कर दो, गुणा कर दो, उसके क्या होगा, ये समानुपाती होगा। ठीक है, कि अगर आपने इस देखो, इस समीकरण से आपको क्या पता लग रहा है कि अगर दोनों आवेश ज़्यादा बड़े हैं तो बल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, और दोनों आवेशों के गुणा के क्या होता है, ये बल समानुपाती होता है। कि ज़्यादा आवेश लेने से बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वही चीज़ आ गई, न्यूटन का नियम क्या था, F समानुपाती m1 m2 आता था यहाँ पे। और वही दूसरा पॉइंट है कि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी समीकरण आ गई। अब तीसरी चीज़ इसमें और आ गई। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, कि आवेशों के बीच कोई माध्यम या कोई वस्तु आपने रख रखी है तो इस बल का मान चेंज हो जाता है। लेकिन जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता था, इस कारण उस नियम को क्या बोल देते थे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि यूनिवर्सल लॉ था वो, इस ब्रह्मांड के हर कण के लिए वो अप्लाई हो सकता था। तो लेकिन और उस बल का मान चेंज नहीं होता था, चाहे आप माध्यम चेंज कर दो। लेकिन इस बल का मान क्या होता है कि आवेशों के बीच अगर आपने माध्यम चेंज कर दिया, कि मान लो 2 आवेश पड़े हुए हैं, उसके पहले तो उनके बीच कुछ भी नहीं रखा हुआ था, दोनों के बीच हवा ही थी, अब दोनों के बीच आपने पानी रख दिया, वाटर रख दिया, तो पानी रखने से क्या होगा, अब उन दोनों आवेशों के बीच बल का मान बदल जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को इकट्ठा करते हैं। तो 1 और 2 को इकट्ठा करेंगे तो देखो क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। और जब अपने समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो आपको पता है कि क्या लग जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है, और ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, K, स्मॉल k है, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा स्मॉल k होता है।
यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट किस चीज़ पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, मतलब इस के का मान माध्यम पर निर्भर करेगा। यानी किसी भौतिक राशि की अगर कमी रह जाती है, अब माध्यम की सूत्र में कमी थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो इसका आता है सदिश रूप। तो सदिश रूप में अपने क्या करते हैं, जो जो सदिश राशियाँ होती हैं उस पर वेक्टर लगा देते हैं। तो एफ पर एफ वेक्टर लग गया, इधर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। अब आर का तो स्क्वेयर है, तो अपने क्या करते हैं, आर वेक्टर की दिशा में जो इकाई सदिश आर कैप है वो लगा देते हैं, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। और नीचे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ आर कैप क्या है, बल की दिशा बताता है। और दूसरी चीज़ इसमें देखो, प्लस आर कैप कब लोगे आप, जब दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। मतलब कि प्लस आर कैप आप तब लोगे जब दोनों आवेश समान हो तभी लगता है ना प्रतिकर्षण बल। तो दोनों आवेश समान होंगे तब आप क्या लोगे, यहाँ पे प्लस का साइन लोगे। और आकर्षण बल के कारण जो आप आर वेक्टर आर कैप लोगे वो माइनस होगा, ठीक है ना। ये इसकी चिन्ह व्रत है, साइन कन्वेंशन है, इसको बोल देते हैं कि प्लस आर कैप तो आप प्रतिकर्षण बल के लिए लेते हो और माइनस आर कैप आप किसके लिए लेते हो, आकर्षण बल के लिए। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि के एक समानुपाती स्थिरांक है या कांस्टेंट है जो आवेशों के बीच के माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो इस के का मान क्या होता है, के का मान देखो क्या होता है, निर्वात के लिए क्या होता है, के बराबर यहाँ पे एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई है, और वो देखो नई चीज़ है क्या, कि के का मान निर्वात के लिए वो 1/4 पाई, इसको बोल देते हैं एप्साइलन नॉट। इसको इस टाइप से लिखना आपको, ये एप्साइलन और यहाँ पे 0 लगा देनी है, और इसको बोल देते हैं एप्साइलन नॉट। ये एक नई भौतिक राशि है। तो देखो के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्साइलन नोड, और यहाँ पे एप्साइलन नोड होता है वो फिर एक कांस्टेंट है, इसका मान निर्वात के लिए इतना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्केयर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्केयर, ठीक है। इसे निर्वात की क्या बोल देते हैं, विद्युतशीलता कह देते हैं। के तो क्या है, के को तो ओनली कांस्टेंट बोलेंगे, स्थिरांक बोलेंगे, समानुपातिक स्थिरांक। लेकिन जो एप्सिलॉन नोड होगा इसको निर्वात की विद्युतशीलता कह देते हैं। और इसका मान आपको दिया हुआ है कि इतना, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 इसका क्या होता है, मान होता है। और साथ में जो मात्रक है वो मात्रक मैं आपको कल बताऊंगा कि इसका मात्रक कैसे निकालते हैं। आज एक बार आप इसको थोड़ा मैं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। अब देखो के का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई का मान 3.14 होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान अपने क्या रखा, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो अपने को जो इसका मान मिलता है वो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलाम स्क्वेयर इसका मान मिलता है। तो ये वाले जो इसका मात्रक है, चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है चाहे के का मात्रक है, आप दोनों निकाल के देखना खुद कि यही बन रहे हैं या इससे अलग बन रहा है कोई। बाकी मैं आपको कल इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो आज देखो अपने जो इसमें किया एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। पहले नंबर पर अपने किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हैं, आवेशों के गुणधर्म है कि आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर इनके योग का नियम आया कि योग क्या होता है, आवेशों का डायरेक्ट जोड़ होता है, जैसे अपने मैथ में जोड़ करते हैं। तीसरा क्वांटीकरण वाला है, इसमें आपको हो सकता है भी दिक्कत आए, इसको बुक से और पढ़ के देखना। क्वांटीकृत राशि वो होती है कि जिसका मान क्या होता है, एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणांक होता है। पूर्ण मतलब पॉइंटों वाला मान नहीं होना चाहिए। तो आवेश क्या होता है, एक क्वांटीकृत राशि, और इसका मान क्या होता है, Q = NE के इक्वल आता है, ठीक है। Q बराबर NE, E का मान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश और आवेश का न्यूनतम मान है, ये कम से कम मान आवेश इतना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। उसके बाद अपवाद आए थे, और दूसरा आया था कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होगा, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान उपस्थित हो सकता है। चौथे नंबर पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत आता है कि आवेश को न तो उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। और इसके बाद एक मैंने आपको बीच में और बताया था कि आवेश क्या होता है, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता।
फिर लास्ट में आ जाता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बिल्कुल ही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के इक्वल है, बस वो नियम किसके लिए लगता था, द्रव्यमानों के लिए, और ये वाला जो नियम है ये किसके लिए लगता है, आवेशों के लिए लगता है। वही फॉर्मूला है, वहाँ पे G m1m2/r² आता था और यहाँ पे K q1q2/r²। वहाँ G का मान कांस्टेंट होता था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था, सार्वत्रिक नियतांक था, चेंज नहीं होता था कभी। लेकिन जो यहाँ पे क्या है कि K का मान माध्यम पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करने से K का मान माध्यम बदलने से चेंज हो जाता है। K समानुपातिक स्थिरांक होता है और K का मान निर्वात के लिए क्या होता है, 1/4πε0। अन्य माध्यमों के लिए अपने कल पढ़ेंगे इसको। और ε0 आपके लिए नई राशि है, इसको याद कर लेना, इसका मान आपके बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में, इसको याद रखना है हमेशा। 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर × ठीक है। अब देखो कल आप क्या करना, ε0 की विमा निकालना है और K की भी विमा निकाल के देखना भी निकलती है या नहीं, फिर अपने आगे इसको डिस्कस करेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, या आपको कोई सुझाव देना हो वो मुझे दे सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।